स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम टल के बारे में जो कि हमारे क्षितिज भाग 2 का 6वां चैप्टर है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि नागार्जुन जी ने बहुत सी कविताएं, बहुत सी कृतियाँ, बहुत सी रचनाएं करी हैं और आज हम उनके ही कुछ जो है हमारे सिलेबस के अंदर जो दिया गया है हम उसके विषय में बात करेंगे। तो थोड़ा यहाँ से पहले हम जो है समझ लेते हैं कि वास्तव में क्या जो है दिया गया है इस कविता के अंदर। तो सबसे पहला जो इनका दंतुरित, यह एक दंतुरित मुस्कान, ये दोस्तों वास्तव में जो है एक बच्चे की जो है विषय की और उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे ये बात क्लियर नहीं हो रही है दोस्तों कि यहाँ पर ये अपने बच्चे की बात कर रहे हैं या किसी अन्य बच्चे की बात कर रहे हैं। तो मामला चाहे कुछ भी हो दोस्त, बस ये समझने का प्रयास करिएगा कि बात तो किसी न किसी एक खूबसूरत बच्चे की हो रही है जो कि उसकी मुस्कान काफ़ी खूबसूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। देखिए दोस्तों इस लाइन में क्या कहा जा रहा है। तो इस लाइन में नागार्जुन जी एक बच्चे के संबोधन में कहते हैं, यानी नागार्जुन जी खुद को पिता और एक बच्चे के संबोधन में क्या कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। दंतुरित का अर्थ होता है दोस्तों जब बच्चों के नए नए दांत निकलते रहते हैं, दांत नए नए आते रहते हैं तो उसे दंतुरित कहा जाता है। तो जो बच्चे के छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं वो जब मुस्काता है तो उनका कहना है कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है वो किसी मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी जान डाल दे। इतनी खूबसूरत, इतनी सुंदर, इतनी सौंदर्यशाली मुस्कान उस बच्चे की है, यानी उस बच्चे की इतनी खूबसूरत मुस्कान है कि वो मृतक के अंदर भी जान डाल देगी। आगे की लाइन में देखिए, धूली धूसर तुम्हारे ये गात। गात गात यानी कपड़ा होता है दोस्तों, धूली यानी धूल से सना हुआ और धासर धूसर यानी हल्का जो है धूसर कलर का। तुम्हारे ये गात यानी तुम्हारे ये कपड़े। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से समझिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात। जल जात यानी जल की जात, जल की जात यानी कमल के फूल के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। ठीक, जलज माने कमल होता है। ठीक, तो जलजात यानी कमल के बारे में कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर कह रहे हैं कि जो तालाब से है वो कमल ऐसा लगता है मानो कि तालाब से छूटकर मेरे घर में ही खिल रहा हो। तुम्हारे रूप में, कवि ने बोला है कि मेरे बच्चे के रूप में जो है ये जो कमल है वो मेरे झोपड़ी में खिल रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। केवल तुम्हारे ही छूने मात्र से, केवल तुम्हारे छूने ही मात्र से पिघल कर जल बन गया होगा ये पत्थर। यानी जो कह रहे हैं कि जो तालाब में जल होता है वो पहले जल नहीं था, वो पहले क्या था, वो पहले पत्थर था, लेकिन केवल तुम्हारे छूने की वजह से वो क्या बन चुका है, जल बन चुका है। मतलब तुम्हारा जो स्पर्श है वो इतना ज़्यादा जो है कि मतलब इतना ज़्यादा संवेदनशील है, इतना ज़्यादा मनमोहक है तुम्हारा दृश्य, इतना ज़्यादा तुम्हारे हाथों में जो है जादू है कि तुमने जब उस कठिन पाषाण को छू लिया, उस कठिन पत्थर को छू लिया तो उसका दिल भी पिघलकर पानी हो गया और तुम उसी में कमल रूप लेकर खिल रहे हो। ठीक दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लिए, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यानी तुम्हारी यह जो नई नवेली दांत और जो ये सौंदर्यशाली ये मनमोहक जो मुस्कान है वो एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी जान डाल दे। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये धूलों से लिसा हुआ कपड़ा छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जल जात। छोड़कर तालाब को ऐसा लग रहा है जैसे कमल तालाब को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में आके अब खिलने लगा हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, और तुम्हें छूकर ही
प्राण भी, तुम्हें छूकर ही प्राण भी पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। जिस प्रकार से ऐसा लगता है कि जो पत्थर है क्या हो चुका है, वो पत्थर जो है पानी बन गया है केवल स्पर्श मात्र से तुम्हारे। तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं, आगे के लाइन में क्या कहा गया है। इस बच्चे को ध्यान से देख लीजिए, इसी बच्चे का जो है चित्रण आपके बुक में किया गया है। तो आगे कहा जा रहा है कि छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिक के फूल, बाँस था कि बबूल। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बाँस और बबूल में किसी प्रकार का रस नहीं होता। एक नीरस जो है, एक नीरस पेड़ होते हैं ये, इसीलिए इनका जो है बात कहा जा रहा है कि चाहे जैसा व्यक्ति हो, चाहे वो बाँस की तरह रहा हो, चाहे वो बबूल की तरह रहा हो, लेकिन इससे छूने के बाद यानी तुमसे छूने के बाद वो व्यक्ति दोस्तों जब यहाँ से गया तो कैसे गया, जब यहाँ से गया तो तुम्हारे केवल और केवल जो है स्पर्श मात्र से उसके शरीर से शेफालिक के फूल झड़ने लगे। ऐसा लग रहा है, चाहे वो बाँस था या बबूल था, यानी वो व्यक्ति कैसा भी था, लेकिन जब तुमसे वो मिला, उसके साथ तुम खेले कूदे, तो उसके मन में भी जो है शेफालिक के फूल यानी बहुत आनंद आया। जैसे उस कविता का कहने का अर्थ ये है कि चाहे जैसा भी पेड़ हो, लेकिन उसके अंदर से भी फूल झड़ने लगेंगे। यानी किसी भी प्रकार का कैसा भी नीरस व्यक्ति हो, जब तुमसे मिलेगा और तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलेगा कूदेगा, तो उसके मन से भी शेफालिक जैसे फूल झड़ने लगेंगे, यानी उसके मन में भी प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष यानी पलक बिना झपकाए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, यानी कविता में कवि कह रहा है कि मैं बहुत दिनों बाद घर आया हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, और बिना देखते ही रहोगे अनिमेष, यानी बिना पलक झपकाए ही मुझे देख रहे हो। थक गए हो आँख लूँ मैं फेर। क्या तुम थक गए हो? मैं तुम्हारे ऊपर अपनी आँखों को ही फेर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं है। क्या तुम थक गए हो जो तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, मतलब ऐसा कविता में जो है कवि कह रहे हैं उस बच्चे के लिए। दोस्तों क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। यानी क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यानी कहने का अर्थ ये है कि कभी बहुत दिन बाद आया है और बच्चा उसे देख करके पहचान नहीं पा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि क्या हुआ यदि हो सके न पहली बार तुम मुझसे परिचित। कोई बात नहीं है भाई, हो जाता है, पहली बार तुम मुझसे परिचित नहीं हो पा रहे हो। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न जात पाता जान। यदि तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म न दिया होता, तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती, भाई उसे ही तो माध्यम थी जिसकी वजह से तुम आए। अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो इतना सौंदर्यशाली बच्चा ना तो मैं देख पाता और ना तो मैं जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी तुम्हारी जो इतनी सुंदर मुस्कान है उसके विषय में मैं तो कुछ जान ही नहीं पाता अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य है, चीर प्रवासी में इतर मैं अन्य। यानी उनका कहना है कि तुम भी धन्य हो और तुम्हारी माँ भी धन्य है। चीर प्रवासी यानी मैं तो बाहर रहने वाला हूँ, इतर मैं अन्य, और मैं तो अन्य रहा। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी मैं तो अतिथि बन गया हूँ। अतिथि जब इंसान कमाने लगता है दोस्तों तो अपने घर में ही अतिथि की तरह हो जाता है, मेहमानों की तरह आता है और मेहमानों की तरह चला जाता है। तो यहीं पर कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति मेहमान नवाजी कराता है चला जाता है, उसी तरीके से तो मैं भी हूँ। मैं इतने दिन बाद आया हूँ तो मुझे पहचान नहीं रहे हो,
इसका अर्थ यही है कि मैं अपने ही घर में मेहमान हो चुका हूँ, कि मेरे घर का एक सदस्य मुझे पहचान नहीं रहा है। दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी मुझसे तो तुम्हारा कोई ज़्यादा संपर्क रहा नहीं। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, यानी अभी तुम इतने छोटे हो। मधुपर्क यानी पंचावटी होता है दोस्तों, पंचामृत के नाम से इसे जाना जाता है। मधुपर्क यानी मधु का अर्क, ठीक, मधुरस। तो यहाँ पर क्या बता रहा है दोस्तों कि उंगलियों से जो है माँ क्या खिलाती थी बच्चों को, मधुपर्क यानी जो है पंचामृत खिलाती थी, यानी तुम्हें जो है माँ, तुम्हारी माँ उंगलियों से पंचामृत खिलाती थी। देखते तुम इधर कनखी मार, कनखी यानी देखिए कनखी क्या होता है दोस्तों, तिरछी नज़र। तुम देखते तुम इधर कनखी मार, यानी तुम जब इधर देखते हो आँखों को दबाकर कनखी मार कर देखते हो दोस्तों, और होती जब की आंखें चार, और जब हमारी तुम्हारी आंखें दोनों मिल जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। और तुम देखते ही जो है मुझे हंस देते हो, और तुम्हारी ये जो मुस्कान है, ये जो दंतुरित मुस्कान है, मुझे बड़ी ही प्यारी लगती है, मुझे बड़ी शोभायमान लगती है, मेरे दिल को प्रसन्न करने वाली, मेरे दिल को जो है मोहित करने वाली लगती है। दोस्तों आगे अब हमारा फसल आता है और हम फसल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पे एक कविता और दी हुई है जिसका नाम फसल है। तो देखते हैं फसल में क्या क्या है। तो फसल में लिखा हुआ है दोस्तों, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो फसल किस प्रकार से तैयार होती है, उसमें कितने लोगों का मेहनत होता है, इसमें नागार्जुन जी ने वही जो है सम्मिलित किया हुआ है दोस्तों। तो देखते हैं कि क्या क्या बताया है उन्होंने। तो वो कह रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी के जादू, यानी एक नदी का पानी नहीं मिला है इसमें। जब बादल के पास पानी जाता है तो वो समंदर से जाता है, और समंदर के अंदर कई तरीके के नदियों के पानी जो है पड़े होते हैं दोस्तों, यानी बहुत से धरती के जितने भी जो नदी हैं वो जाके समंदर में ही मिल जाते हैं। ठीक दोस्तों, एक दो की बात हम नहीं कर रहे हैं, ठीक, बाकी के सारे जो नदियां हैं वो जाके समंदर में मिल जाते हैं, और वहीं से जो है पानी जा रहा है किसके पास, समंदर में। पानी वहीं से समंदर में अब जा रहा है, पानी समंदर में जा रहा है, तो वहाँ से पानी बादल में आ रहा है। अब बादल ला के कहाँ बरसा रहे हैं, खेतों में बरसा रहे हैं, यानी फसलों के ऊपर। तो यही जो है नागार्जुन जी कहना चाहते हैं कि एक दो जो है नदी का पानी नहीं है भाई, बहुत सी नदियों का पानी का जादू है। ये जो फसल आप देख रहे हैं, यानी ये जो अन्न जो पैदा हो रहे हैं, वो कई प्रकार के नदियों के पानी के जादू हैं। एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्शों की गरिमा। तो यानी यहाँ पर एक या दो व्यक्ति की मेहनत का श्रम नहीं है, यहाँ पे कई करोड़ लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, कई लाख लोग मेहनत करते हैं, तब जाके फसल तैयार होती है। कोई फसल को रुपाई करने वाला है, कोई फसल को लगाने वाला है, कोई उसे थ्रेशरिंग करने वाला है, कोई उसे काटने वाला है। तो इसमें लाखों करोड़ों हाथ लगते हैं, तब जाके फसल तैयार होती है। इतना आसानी से फसल तैयार नहीं होती। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार खेतों के मिट्टी का गुणधर्म, यानी यहाँ पर एक दो खेतों के मिट्टी का गुणधर्म नहीं है, सैकड़ों मिट्टी का गुणधर्म है एक खेत के अंदर। हवाएं चल रही हैं, मिट्टी दूसरे खेत से उड़कर दूसरे खेत में पहुँच रही है। इसी प्रकार से एक दो मिट्टी का जो है ये फसल नहीं है, वो हजारों मिट्टी के जो है गुणधर्म हैं। यहाँ पे फिर देखिए कवि क्या कह रहा है, फसल क्या है, यानी सवाल पूछ रहा है कि फसल तुम क्या समझते हो भैया, क्या है फसल, क्या है। और कुछ तो नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह ये कुछ नहीं है। फसल क्या है, फसल कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का क्या है, जादू है।
वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। वह जो गरीब मजदूर हैं, जो व्यक्ति, जो किसान हैं, वो जब काम कर रहे हैं तो उनके हाथों के स्पर्श की महिमा है, यानी उनके हाथों की मेहनत का वो जादू है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कहीं पर दोमट मिट्टी है, कहीं पर जलोढ़ मिट्टी है। तो मिट्टियाँ जो हैं कलर बता रहा है दोस्तों कि कहीं पे भूरी, कहीं पे काली, कहीं पे संदली मिट्टी का जो गुणधर्म है, यही वो फसल का जो है दोस्तों क्या है, जो है फसल वही है कि मतलब उनके जो मिट्टी के गुणधर्म है, जो उनके धर्म है, जो उनके गुण है, वही फसल है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, यानी सूरज की किरणों का रूपांतरण है, क्योंकि सूरज के किरण से ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है भोजन बना लेती हैं। ठीक, तो सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और उस पर धीमी धीमी सी हवा जो है चलती रहती है, जिससे कि उनको मजबूती मिलती है पौधों को, और वो एक स्थान पर टिके रहते हैं। तो इस तरीके से नागार्जुन जी का ये संपूर्ण पाठ खत्म होता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट आपको देना ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए SBSC मैथ साइंस पॉइंट। धन्यवाद। मैं आनंद दुबे, मिलूंगा दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।